नमस्ते दोस्तों, पार्टनरशिप एक्ट यूनिट सेकंड का एक और वीडियो आपके सामने है। माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। बेसिकली हम इस टॉपिक में माइनर की पोजीशन को डिस्कस करने वाले हैं कि एक फर्म में माइनर की पोजीशन कैसी होती है, क्या होती है, उसके राइट्स, उसके ड्यूटीज कैसे क्या है। देखो, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। सबसे पहली बात, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर कैन नेवर बिकम फुल फ्लेज्ड पार्टनर। यानी अगर मान लो एक फर्म में दो पार्टनर है और एक माइनर जुड़ गया, अब वो जुड़ता कैसे वो मैं बताऊंगा। अगर ऐड हो भी गया तो मैं नहीं कहेंगे कि तीन पार्टनर, पार्टनर दो ही है। माइनर कैन नेवर बिकम ए फुल फ्लेज्ड पार्टनर। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्या एक माइनर और एक मेजर मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, हम कहेंगे नहीं। माइनर कैन नेवर बिकम ए फुल फ्लेज्ड पार्टनर, तो यहाँ दो पार्टनर हुए ही नहीं। माइनर कैन नेवर बिकम ए फुल फ्लेज्ड पार्टनर। हाँ, minor can be admitted in partnership for profits only। माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। क्लियर कर लेना, विथ कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी सभी पार्टनर्स की कॉन्सेंट के साथ एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है जस्ट फॉर प्रॉफिट्स। यानी उसे सिर्फ प्रॉफिट्स मिलेंगे, उसको वो एक फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये निकलता है, यहाँ इसका मतलब ये निकलता है, मान लो माइनर ने फर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया, यानी उसका कुछ शेयर बनता है कैपिटल में एंड प्रॉफिट में। कैपिटल प्लस प्रॉफिट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो कैपिटल में, और बाकी प्रॉफिट में उसका हिस्सा तो है ही है। प्रॉफिट में तो उसको पार्टनर माना ही हमने। अब क्लियर करो, अगर फर्म को लॉस हो गया तो जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा था वो खत्म हो जाएगा। फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो गई, यानी लॉस भयंकर वाला हो गया, तो उसका कैपिटल का हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। यानी उसे फर्म से कुछ ना मिले ये संभव है, लेकिन उससे फर्म को कुछ देना पड़े ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसे कहते हैं हम टेक्निकली लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां अगर नुकसान हुआ तो आपका जो हिस्सा वहां बनता है वो डूब जाएगा, वो तो डूबेगा। यानी फर्म ने एक साल का टेन्योर होता है, 9 महीने में 10 लाख रुपए कमाए, और उस माइनर का मान लो 1/4 हिस्सा था, यानी 2,50,000 उस माइनर के हो गए। लेकिन फिर इनिशियली 9-10 महीने में कमाए, पर लास्ट के 1-2 महीने में नुकसान हो गया। नुकसान कितने का हुआ? 15 लाख का। तो 10 लाख कमाया था शुरू के 8-9 महीने 10 महीने में, वो तो चला ही गया। 5 लाख रुपए का नुकसान और हो गया। जब पूरे ईयर का बुक ऑफ अकाउंट्स बना तो इट वाज एट लॉस ऑफ 5 लाख। 10 लाख रुपया कमाया था ना, और फिर 15 लाख का कुछ ट्रांजेक्शन में नुकसान हो गया, तो पूरे साल भर का जब अकाउंट्स बनाया तो अकाउंट्स क्या बना? 5 लाख रुपीस का लॉस। माइनर को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठल्लू। माइनर को क्या मिलेगा? माइनर की जेब से क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। लॉसेस में शेयर नहीं करेगा, नहीं। समझो पूरी फर्म की प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की, और फर्म को नुकसान हो गया 4 करोड़ रुपया, तो जो आउटसाइडर है, जो क्रेडिटर्स है, वो पार्टनर से पर्सनली एसेट से रिकवर करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, उस माइनर को कोई टच नहीं कर सकता। ध्यान रखना। तो माइनर कहेगा साहब देखो, इस बिजनेस में मेरा हिस्सा था, मान लो 10% का, मेरा 20 लाख रुपए लगा था, वो डूब गया, अब आप मेरे से कुछ नहीं मांग सकते। माइनर की पर्सनल लायबिलिटी कभी भी नहीं बनती। तो क्लियर करो, माइनर फुल फ्लेज्ड पार्टनर हो सकता है क्या? नहीं। माइनर फुल फ्लेज्ड पार्टनर हो सकता है क्या? नहीं। माइनर प्रॉफिट्स के लिए फर्म में एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब ये कि जो कैपिटल और प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनता है फर्म में, सिर्फ वही दांव पे रहेगा। यानी उसको कुछ मिले ना, ये संभव है, और उसकी जेब से कुछ लिया भी नहीं जा सकता है। उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं बनती है। अब समझना, एक बंदा जब 13 साल का था तो एक फर्म में एडमिट हुआ, फिर 18 का हो गया। और जब फर्म में एज ए प्रॉफिट के लिए माइनर पार्टनर बना वो,
वो पार्टनर कहना वैसे गलत है, बट ठीक है, फॉर प्रॉफिट्स ओनली जब उसको पार्टनरशिप में एडमिट किया गया तो उस समय उसकी एज थी 13 ईयर्स। समय चक्र घूमता रहा और फाइनली वो हो गया 18 साल का। नाउ ही इज नो मोर माइनर। अब वो सिर्फ फायदे वाली स्थिति में रहे संभव नहीं है, क्योंकि जो फायदे वाली सिचुएशन हमने बोला सिर्फ प्रॉफिट्स ओनली, वो तो माइनर के लिए था। नाउ ही इज नो माइनर, ही इज नॉट माइनर नाउ। तो लॉ कहता है कि विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ उसे इलेक्ट करना पड़ेगा कि वो आगे एज ए पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। उसे इलेक्ट करना पड़ेगा कि वो आगे पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। अगर वो बोलता है नो, बात ही खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, घर जाओ, मस्त रहो, दारू पियो, शानदार ऐश करो। 13 से 18 साल के बीच में फर्म ने जो भी एक्टिविटीज की, जो भी एक्ट्स किए, लोन लिया है, जो भी किया, उन सबके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन सपोज वो कहता है यस, अब समझना, यस कहते ही वो फुल फ्लेजेड पार्टनर बन जाएगा, उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस में दोनों में हिस्सा आ जाएगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, प्रॉफिट कैपिटल में हिस्सा वही रहेगा जो पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो जाए कि चेंज कर रहे हैं तो अलग बात है, पर जब तक कोई नया एग्रीमेंट ना हो तब तक, जैसे मान लो पहले उसका 25% हिस्सा था तो अभी भी उसका हिस्सा कितना रहेगा, 25% ही रहेगा। पहले खाली प्रॉफिट्स में था, प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों में हो जाए। यानी हमने लॉस के लिए तो पढ़ा, कुछ नहीं बोला जाता तो प्रॉफिट के रेशियो में, अब प्रॉफिट का रेशियो 25 हुआ तो लॉस भी 25 के रेशियो में, और उसकी लायबिलिटी लिमिटेड की बजाय क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। यस बोलते हैं। अब एक खास बात समझना, जब वो 16 साल का था, तो फर्म ने बैंक से एक लोन लिया। यानी एक्टिविटी कब हुई ये वाली लोन लेने वाली, जब वो माइनर था, 16 साल का था। फर्म में तो आ चुका था, फर्म में तो 13 ईयर की एज में आ गया था। जब वो 16 ईयर का था तो फर्म ने एक लोन लिया। ये लोन मान लो 4 ईयर्स का था, 4 ईयर के बाद पेबल है, यानी टेक्निकली जब वो माइनर 20 ईयर्स का हो जाएगा तब का पेबल है। अब क्लियर करो, इस लोन के लिए उस माइनर की लायबिलिटी क्या बनती है, 0, क्योंकि माइनर की लायबिलिटी तो बनती नहीं, उसका जो हिस्सा है फर्म में बस वहां से ले सकते हो, माइनर से तो कुछ ले ही नहीं सकते हो, माइनर तो बच्चा है। अगर 18 साल की जो माइनर नो बोल दे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो बात खत्म, अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। फर्म ने जो लोन लिया, जो भी किया, सब खत्म, सब खत्म। ये बैंक लोन है, 16 साल की एज में लिया गया। अगर वो यस बोलता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर दिस डेट। यानी जिस दिन माइनर फर्म में एज ए माइनर आया था, जिस दिन वो पर्सन फर्म में एज ए माइनर आया था फॉर प्रॉफिट्स ओनली, उस दिन के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उन ट्रांजैक्शन में से अगर कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है तो उस लायबिलिटी के लिए माइनर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। जब वो 20 साल का है, और लोन का अमाउंट ड्यू होता है और फर्म के पास लोन का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। अब समझो, लोन लिया कब गया था, लायबिलिटी इनकर कब की गई थी, जब वो माइनर था। यानी उस समय उस लोन की जिम्मेदारी उस माइनर की बनती थी क्या, नहीं बनती थी। लेकिन अगर उसने यस बोला है, हाँ आई वांट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर, तो अब अगर उन ट्रांजैक्शंस में से, जब वो माइनर था उस समय जो ट्रांजैक्शन हुआ, उन ट्रांजैक्शंस में से अगर फ्यूचर की कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उन लायबिलिटीज के लिए वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां एक और बात क्लियर करता हूं, जब वो 12 साल का था, यानी वो फर्म में आया ही नहीं था, उस समय भी बैंक ने एक बैंक लोन लिया था, मान लो 8 साल का लोन लिया, मतलब जो 20 ईयर का होगा तब कंप्लीट होगा। यानी माइनर के फर्म में एडमिट होने से पहले एक लोन लिया गया, माइनर ने 18 साल में बोल दिया यस, एक लोन तो ये वाला, इसको मैं बोल दूं फर्स्ट लोन, इसको बोल दूं फर्स्ट लोन, इसको बोल दूं सेकंड लोन। दोनों ही लोन कब अराइज हो रहे हैं, जब वो 20 साल का है तब। क्लियर करना, फॉर द फर्स्ट लोन माइनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज लोन was not taken with his life, within his life in the firm में जो उसका जीवन रहा उस दौरान लोन नहीं लिया गया तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है।
बट फॉर द सेकंड लोन माइनर इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर करना इस बात। इन जनरल भी हम आगे पढ़ेंगे, कोई भी पार्टनर सिर्फ उसी लाइबिलिटी के लिए लाइबल होता है जो लाइबिलिटी उसके पार्टनर रहने के दौरान किसी ट्रांजैक्शन से अराइज हुई हो। अराइज वाली बाद में हुई हो, लेकिन ट्रांजैक्शन, बेसिक ट्रांजैक्शन कब हुआ था? व्हेन ही वाज पार्टनर। यानी एबीसी पार्टनर है और फर्म ने लोन ले लिया, उसके बाद सी रिटायर हो गया, उसके बाद अगर लोन ड्यू हो जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है, तो बैंक एबीसी तीनों को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है, क्योंकि लोन जब लिया था उस समय तो सी पार्टनर था, ए और बी और सी तीनों पार्टनर थे। तो यहां पढ़ेंगे, अभी अगला टॉपिक आएगा इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर की लायबिलिटीज और ड्यूटीज को लेकर, तो हम वहीं समझेंगे कि जब पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं उस समय कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, भले उसके बाद कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, लेकिन उस पार्टनरशिप के दौरान जब वो पार्टनर था उस दौरान जो ट्रांजैक्शन किए गए उन ट्रांजैक्शन से कोई भी लायबिलिटी राइज होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। माइनर के केस में भी यही है कि जब वो बेनिफिट के लिए पार्टनर था, भले वो उस समय फुल फ्लेजेड पार्टनर था ही नहीं, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए था, तो भी अगर कोई लायबिलिटी राइज होती है तो भैया उसको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो वापस क्लियर कर ले, माइनर फुल फ्लेजेड पार्टनर हो सकता है क्या? नहीं। माइनर प्रॉफिट्स के लिए फर्म में आ सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। माइनर की लायबिलिटी कैसे होगी? लिमिटेड, यानी दाव पे क्या लगा होगा माइनर का? सिर्फ उसका हिस्सा जो फर्म में बनता है, उसकी पर्सनल एसेट्स में से टच भी नहीं किया जा सकता। माइनर जब 18 साल का हो जाए या जिस दिन माइनर को पता पड़ जाए कि मैं पार्टनर हूं, क्लियर करना, जब 4-5 साल का था तो उसके फादर ने उसको कहीं पे, या 10-12 साल का भी था तो भी उसके फादर ने उसको कहीं पे फॉर प्रॉफिट्स ओनली पार्टनर बना दिया। उसको पता ही नहीं, वो समझता ही नहीं ना फर्म में, बिजनेस में 10-12 साल का बच्चा तो क्या समझता है, वीडियो गेम में, गेम्स खेलने में, और आजकल के बच्चे थोड़ा बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में समझने लग गए 10-12 साल में, तो उन्हीं में समझता, बिजनेस में तो समझता नहीं था। उसको पता नहीं था मैं पार्टनर, पता ही पड़ा 21 साल की एज में। तो लॉ क्या कहता है? जिस दिन वो मेजर होगा उस दिन, या जिस दिन उसको पता पड़ेगा कि मैं किसी फर्म में प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर एडमिट हो चुका हूं, दोनों में से जो भी डेट बाद में आ रही है, यानी उसको अगर 15 साल की एज में पता पड़ गया था कि यार मैं किसी फर्म में एडमिटेड हूं प्रॉफिट्स के लिए, तो 18 साल से 6 महीने, और उसको पता ही पड़ा 21 साल की एज में, तो 21 साल से 6 महीने, जो भी स्थिति बाद में हो रही है, मेजोरिटी या नोइंग द फैक्ट, दोनों में से जो भी बाद में हो रहा है, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर उसे नोटिस देना पड़ेगा कि वो एज ए फुल फ्लेजेड पार्टनर अपने आप को इलेक्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो बात खत्म, अगर करता है तो जो भी पुराने ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन में से कोई भी लायबिलिटी राइज होती है तो उसकी लायबिलिटी बनेगी बनेगी बनेगी। कौन से पुराने ट्रांजैक्शन? जिस दिन वो प्रॉफिट्स में फर्म में आया था उस दिन से लेकर जिस दिन मतलब वो तो वैसे फिर यस कर चुका है तो परमानेंट ही हो गया, आगे भी पार्टनर है ये तो आगे भी रहेगी उसकी लायबिलिटी। एक बात यहाँ छोटी सी क्लियर करना, अगर ये नोटिस देना भूल जाता है तो लॉ कहता है हम ऑटोमेटिकली उसको पार्टनर मान लेंगे, फुल फ्लेजेड पार्टनर मान लेंगे, यानी यस मान लेंगे। लॉ कहता है अगर वो नोटिस देना भूल जाता है तो, मान लो एक बंदा 20 साल का है, नोटिस नहीं दिया, वो कहता मुझे जानकारी नहीं थी। एक आउटसाइडर थर्ड पार्टी कहता उसको जानकारी थी, झूठ बोल रहा है ये, इसको जानकारी थी। अगर कोई व्यक्ति इस बात को क्लेम करता है कि उस माइनर को मेजर होने के बाद जानकारी थी और उसने नोटिस दिया नहीं है और जानबूझ के झूठ बोल रहा है कि मुझे जानकारी नहीं थी, तो जो व्यक्ति थर्ड पार्टी क्लेम करता है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस माइनर को जानकारी थी। नहीं, प्रूव करने का बर्डन किस पे? उस थर्ड पार्टी पे जो क्लेम कर रहा है भैया इस माइनर को, इस छोटू को जानकारी थी। एक बार हम सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर लेते हैं। जो हमने पढ़े वही सारी बातें हैं, कुछ नया कुछ विशेष है नहीं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए पर्सन हु इज माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, वही कॉन्ट्रैक्ट इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में लिख रखा था, जनरली 18, और एक केस था उसमें 21 साल अगर माइनॉरिटी में ही पेरेंट्स एक्सपायर हो जाए कोर्ट से अगर अपॉइंट हुआ है आर्टिफिशियल पेरेंट्स, तो may not be a partner in a firm but with the consent of all the partners, सभी पार्टनर्स की कंसेंट में फॉर द टाइम बीइंग, यानी उस समय जितने भी पार्टनर्स थे सारे, he may be admitted to the benefits of the partnership, वो फर्म की अंदर एडमिट किया जा सकता है सिर्फ फॉर प्रॉफिट्स के लिए। For such minor has right to
सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज में बी अग्रीड अपॉन, यानी जो भी बीच में अग्रीड हुआ है उनके बीच में, उसी हिस्से में उसको प्रॉपर्टी में भी अधिकार मिलेगा और प्रॉफिट्स में भी अधिकार मिलेगा। एंड ही मे हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, वो बुक ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी कॉपी मांग सकता है, लेकिन कोर्ट में केस नहीं कर सकता। आगे हम पढ़ेंगे, अगर माइनर बुक ऑफ अकाउंट्स को चैलेंज करना चाहता है तो पहले उससे फर्म से अपना कनेक्शन काटना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा कि अब मैं प्रॉफिट्स के लिए फर्म का हिस्सा नहीं हूँ, उसके बाद वो चैलेंज कर सकता है। यानी प्रॉफिट का हिस्सा भी लवें और चैलेंज भी करें, मतलब इधर मलाई भी खाएं और उधर ठोकें भी, दोनों एक साथ नहीं होगा, लॉ ये कहता है। सच माइनर्स शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म में जो माइनर का हिस्सा है वो लाइबल होगा, बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा फर्म की किसी भी एक्टिविटी के लिए। सच माइनर may not sue the partners for accounts or for the payment of a share of the property or profits of the firm, यानी वो बुक ऑफ अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता, वो प्रॉफिट या प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा बनता है उसको लेकर भी चैलेंज नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही केस में कर सकता, सेव का मतलब है कि इस चीज में उसका बचाव है, या उसके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। व्हेन सर्विंग इज कनेक्शन विद द फर्म एंड इन सच ए केस द अमाउंट ऑफ हिज शेयर शेल बी डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन मेड as far as possible in accordance with the contained in the section 48। सेव कह रहा है भैया वो किस समय कर सकता है, किस समय उसका बचाव है, और बोला ना केस नहीं कर सकता, तो इस केस नहीं कर सकते से बचाव मतलब केस कर सकता है कब, when serving connection with the firm, यानी फर्म के साथ जो अपने कनेक्शन सेपरेट कर रहा हो, कट कर रहा हो, तो वो सूट फाइल कर सकता है प्रॉफिट के लिए, प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए, बुक ऑफ अकाउंट्स को चैलेंज करने के लिए सूट फाइल कर सकता है। और उसका हिस्सा कितना बनता है इसका वैल्यूएशन किया जाएगा सेक्शन 48 के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन किया जाएगा, जो आगे आएगा वहां हम बात करेंगे। प्रोवाइडेड दैट ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग, देखो यहाँ एक और इसने बात बोली कि अगर मान लो सभी पार्टनर्स जो फर्म में एक्ट कर रहे हैं, अगर वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, या कोई एक पार्टनर कोर्ट में चला जाता है और बोलता है कि हम इस फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इस फर्म को हम डिसॉल्व कराओ, और कोर्ट डिसॉल्व करवाता है, आगे आएगा कभी कभी कोर्ट कंपल्सरी डिसॉल्व भी करवाता है, पार्टनर के कहने पे भी कराता है, अपनी मर्जी से भी करवाता है, फर्म का बिजनेस इलीगल हो गया तो उसको डिसॉल्व करवाया जा सकता है, ऐसे अलग अलग केसेस आएंगे, हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, कोर्ट डिसॉल्व करवा रहा है, तो बाकी सारे पार्टनर्स का हिस्सा जिस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जो माइनर है उसका भी हिस्सा प्रॉफिट्स वगैरह में जो भी है वो डिटरमाइन किया जाएगा। At any time within 6 months of his attaining majority or his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership, whichever date is later, जो भी बाद में होगा, majority attain करने या जिस दिन उसको जानकारी मिले उस दिन से 6 महीने, जो भी दोनों में से बाद में हो रहा है उसमें से, such person may give public notice that he has elected to become or he has elected not to become a partner in the firm, यानी वो अपने आप को फर्म में पार्टनर इलेक्ट करता है कि नहीं करता है। सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड द फर्म, और उसी नोटिस से उसकी पोजीशन क्लियर होगी कि वो आगे पार्टनर है कि नहीं है। प्रोवाइडेड दैट इफ ही फील्स टू गिव सच नोटिस, अगर नोटिस नहीं दे पाता है तो उसको हम पार्टनर मान लेंगे 6 महीने की एक्सपायरी के बाद। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे तो जानकारी नहीं थी इसलिए नोटिस नहीं दिया, तो फिर थर्ड पार्टी बोलता है कि नहीं जानकारी थी, तो थर्ड पार्टी प्रूव करो कि जानकारी थी, आगे आएगा अभी। Where any person has been admitted as a minor to the benefits of the partnership in a firm, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of attaining majority shall lie on the person ascertaining the fact, उसको जानकारी थी नहीं थी, वो जो फैक्ट की असर्टेनमेंट करना चाह रहा है, जो फैक्ट जानना चाह रहा है, यानी जो थर्ड पार्टी है उसको बताना पड़ेगा। Where such person becomes a partner, जब एक बंदा वो माइनर जो है वो मेजोरिटी में यस इलेक्ट करता है, ये हो गया यस इलेक्ट करने पर, ये हो गया नो इलेक्ट करने पर। अगर यस इलेक्ट करता है और पार्टनर बन जाता है, his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, जिस दिन पार्टनर बनेगा तब तक के लिए वो माइनॉरिटी वाले बेनिफिट्स और लाइबिलिटी में रहेगा। बट ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लाइबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स फर्म डन सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी जिस दिन वो बेनिफिट्स के लिए एडमिट हुआ था, हमारे एग्जांपल में 13 ईयर की एज में, उस दिन से वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा अगर कोई लाइबिलिटी आगे राइज होती है तो। हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी इन प्रॉफिट्स विल रिमेन द सेम, वही रहेगा जो पहले था अगर कोई नया एग्रीमेंट नहीं बनता है तो।
अगर वो नो इलेक्ट करता है, his rights and liabilities shall continue to those of minor under the section up to the date on which he gives public notice. पब्लिक नोटिस रहने देने तक वो माइनर की तरह रहेगा, यानी जो भी उसके फायदे नुकसान थे एज ए माइनर वो रहेंगे, मतलब पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, खाली उसका शेयर लाइबल होगा और उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे. His shares shall not be liable for the any act of the firm done after the date of the notice. जिस दिन नोटिस दे दिया उसके बाद फर्म अगर कोई भी एक्टिविटी करता है उसमें से कोई भी लाइबिलिटी राइज होती है तो उसका हिस्सा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. जिस दिन उसने नोटिस दिया उस दिन तक जो भी उसका हिस्सा बनता है वो उसको मिल जाएगा. उसके नेक्स्ट डे अगर फर्म को लॉस हो जावे तो उस लॉस के लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वो कहेगा भैया इसका बुक ऑफ अकाउंट्स अगली डेट का आप अलग बनाना, इस डेट तक का बुक ऑफ अकाउंट्स बनाओ और मुझे मेरा हिस्सा दे दो, जो लॉस हो रहा है वो आप लोग बियर करो. He shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits in accordance. एकदम पहली बात कर चुके कि अगर वो कनेक्शन कट करता है, नो बोल रहा मतलब कनेक्शन कट ही तो कर रहा है, अब वो सूट फाइल कर सकता है अपने प्रॉफिट्स वगैरह के हिस्से के लिए. ठीक है, ये सब सेक्शन 7 और 8 थे. प्रोविजंस ऑफ 28 को वो अफेक्ट नहीं करेंगे, यानी जब वो माइनॉरिटी में है तब तक जो उसका काम चलता रहेगा उसको अफेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, और मेजोरिटी में आने के बाद वाला जो लफड़ा है वो तो रहेगा ही रहेगा. चलिए यहाँ पे एनालिसिस तो इसका हम कर चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में हमने किया है. ठीक है, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा उसको, जो भी वो अपने वो करना चाहता है उसके लिए. सारी बातें एनालिसिस में वही लिख रखा है, कुछ नया नहीं है, एज इट इज सेम कंटेंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं. लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट. अगर कोई पार्टनर फर्म में आ रहा है या कोई पार्टनर पुराना जा रहा है तो इन दैट केस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनते हैं. देखो पहली बात तो इनको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं. ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने कहा था कोई नया पार्टनर आ रहा है कि पुराना जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है टेक्निकल. रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? 4 केसेस में. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, डेथ, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक्सपेल करना, किसी पार्टनर को लात मार देना फर्म से बट बगैर से, और चौथा किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाना. इन 4 केसेस में हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, फर्म में चेंजेस आ रहे हैं, और उस रिकॉन्स्टिट्यूशन को अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. चलिए 4 में से 2 पॉइंट हम इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. बाकी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. एक बात मैं चिल्ला चिल्ला के वापस बोल देता हूं कि जिस समय तक एक व्यक्ति पार्टनर रहेगा उस समय जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके लिए पार्टनर की लायबिलिटी बनती है, चाहे वो उसके रिटायरमेंट के बाद ही आ जाए. लेकिन अगर कोई व्यक्ति पार्टनर नहीं है, उस समय कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, इन्होंने बैंक से लोन लिया, उसके बाद उन्होंने सी को भी अपनी फर्म में जोड़ लिया, सी को जोड़ा, उसके बाद रिपेमेंट डेट आई, फर्म लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाई. रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? ए और बी, क्योंकि जब लोन लिया गया था तब ए और बी 2 ही पार्टनर थे, सी उस समय पार्टनर नहीं था. क्लियर करना इस बात को. जिस समय वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुआ उस समय जो जो पार्टनर थे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. एडमिशन हुआ है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और रिटायरमेंट हो चुका है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है. एक बात छोटी सी और क्लियर करना, कई बार क्या होता है जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है, जैसे मान लो ए और बी 2 पार्टनर सी को एडमिट करते हैं, तो इनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, यानी सी ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है ए और बी के साथ कि जो आपके पुराने ट्रांजैक्शंस थे उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. इसका मतलब अगर पुराने ट्रांजैक्शन में से भी कोई लॉस आएगा तो ए और बी सी से भी हिस्सा लेंगे. बट सी के अगेंस्ट में अधिकार पुराने ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ ए और बी को यानी पार्टनर्स को मिला है. थर्ड पार्टी विल हैव नो राइट. बैंक जिसने लोन दिया था वो ए और बी पे सूट फाइल कर सकती है, सी पे सूट फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि ये एग्रीमेंट तो ए बी सी के बीच में हुआ था कि अगर कोई पुराना लॉस आया तो हाँ ठीक है मैं भी देखूंगा आपस में, तो आपस में तो देखेगा, पर थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट थोड़ी है. थर्ड पार्टी को थोड़ी बोला उसने कि भैया लोन का रीपेमेंट नहीं होगा, बैंक को उसने थोड़ी बोला कि लोन का रीपेमेंट नहीं होगा तो मेरे को भी जूते मार लेना. पुराने ट्रांजैक्शन में से अगर कोई लॉस इनकर होता है, कोई लायबिलिटी इनकर होती, तो सी ने बोला कि मैं भी भरपाई करूंगा, तो ये तीनों के बीच का एग्रीमेंट है. थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू वाली बात है.
यानी बैंक किसको रिस्पॉन्सिबल कर सकता है, बैंक किस किस की उंगली कर सकता है, ए और बी के। बैंक सी की उंगली कर सकता है क्या, ना बाबा ना। A change in relationship of partner will result in reconstitution of the partnership firm. Thus, on admission of a new partner, retirement of a partner, expulsion यानी लात मारना किसी पार्टनर को, बाहर फेंक देना, और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर एक्सेट्रा, एक फर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर subject to contract between the partners or to the provisions of section 30, no person shall be introduced as partner into firm without consent of all the existing partner। यानी पार्टनर्स के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहा है, और सेक्शन 30 मतलब वही माइनर वाला, इनको लेकर जो भी बातें हैं वो देख लो आप। उसके अलावा कोई भी पार्टनर को कंसेंट ऑफ ऑल के अलावा इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। यानी जनरली क्या चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल। हाँ, एग्जिस्टिंग पार्टनर में डील है कि भैया मिस्टर ए चाहे जिसको पार्टनर में एडमिट कर सकता है, या मेजोरिटी से नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस अकॉर्डिंग चलेगा। Subject to provision of section 30, a person who is introduced as a partner in a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before the partner। यानी कोई भी व्यक्ति अगर फर्म में एडमिट होता है, कोई भी व्यक्ति अगर फर्म में एडमिट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म जो उसके एडमिशन से पहले हुआ है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 30 इसलिए लिखा क्योंकि सेक्शन 30 ये कहता है कि माइनर जिस दिन फुल फ्लेजेड पार्टनर बनेगा उससे पहले वाले ट्रांजैक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोवाइडेड वो ट्रांजैक्शन उसके बेनिफिट्स में फर्म में इंट्रोड्यूस होने के बाद हुए हो, है ना। मतलब वो पार्टनर बन रहा है उससे पहले वाले ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ना। पार्टनर तो 18 साल के बाद बन रहा है, मेजोरिटी गेन करने के बाद बन रहा है, और माइनॉरिटी वाले ट्रांजैक्शंस के लिए भी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी राइज कर रहा है अपने लिए, खुद के लिए, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो रही है, क्योंकि उस समय पार्टनर नहीं था। इसलिए इसने बोला सब्जेक्ट टू सेक्शन 30। बाकी कोई भी पार्टनर जिस दिन आया उससे पहले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहां एक और बात क्लियर करना, thus an agreement between the partners and the incoming partner that he shall be liable for existing that will not ipso facto मतलब in fact gives creditor of the firm any right against him। यानी क्रेडिटर्स को कोई अधिकार नहीं मिलता है, वो तो पार्टनर्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सबसे पहली बात रिटायरमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो जस्ट बाय गिविंग नोटिस, अगर पार्टनरशिप एट विल नहीं है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या पार्टनरशिप में डीड में ही लिखा है कि कोई भी पार्टनर चाहे तो 6 महीने का नोटिस देके 6 महीने बाद रिटायर हो सकता है, कोई भी पार्टनर रिटायर होना चाहे तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स के कहने से हो सकता है। तो जैसा भी उनके बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट है वैसा, यानी या तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स या पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उस अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस दो और बाहर जाओ। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जिस दिन रिटायर होगा उसके बाद पब्लिक नोटिस दिया गया है, उस दिन के बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। पब्लिक नोटिस तक लायबिलिटी बनती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विथ सच थर्ड पार्टी। यानी अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर लेता है कि भैया मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, और थर्ड पार्टी अगर उस रिटायरिंग पार्टनर से एग्रीमेंट कर लेती है कि चलो ठीक है अब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं खाली उन 2 पार्टनर से ही लूंगा, तो रिटायरिंग पार्टनर डिस्चार्ज है वापस। यहाँ एग्रीमेंट थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है, इसीलिए अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है थर्ड पार्टी तो रिटायरिंग पार्टनर को रिटायरमेंट के बाद भी उठा के ला सकते। ताकि मैंने बोला भैया ए बी से 3 पार्टनर थे तब लोन लिया गया, उसके बाद सी रिटायर हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद लोन की लायबिलिटी अराइज हुई, ए और बी पे नहीं कर पा रहे हैं, सी के खिलाफ भी बैंक सूट फाइल कर सकता है। हाँ, अगर रिटायरमेंट के समय वो बैंक को बोलते देखो मैं रिटायर हो रहा हूँ, आप सारी प्रॉपर्टी देख लो फर्म की, आपका लोन डिस्चार्ज करने के लिए सब सफिशिएंट है, सब बराबर है, ये प्रॉपर्टी मैं फर्म की प्रॉपर्टी और आपको सिक्योर कर देते हैं, आपके लोन पर सिक्योर कर दी, अब मैं डिस्चार्ज हूँ साहब। उस रिटायरिंग पार्टनर ने बैंक की सारी फॉर्मेलिटी सब पूरी करके बैंक को एकदम कॉन्फिडेंस पे लेके बोला कि अब मैं जाऊँ साहब, नाउ दैट थर्ड पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल रिटायरमेंट है, तो थर्ड पार्टी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजेक्शंस या फॉर द लाइबिलिटीज अराइज्ड आउट ऑफ द ट्रांजेक्शंस व्हाइल ही वाज ए पार्टनर। जब वो पार्टनर था उस समय जो ट्रांजेक्शंस हुए उस समय के लिए अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसकी लाइबिलिटी बनती है फिर तो।
and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by the course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. और रिटायरमेंट के बाद अगर वो थर्ड पार्टी हमेशा जो नई फर्म है उसी को लायबल ठहराना चाहती है, तो इसका मतलब उसने रिटायरिंग पार्टनर को शायद डिस्चार्ज कर दिया है, माफ कर दिया. Notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and the partner continue to be liable as partners to the third party for the act done by any of them, which would have an act of the firm if done before the retirement until the public notice given of the retirement. ठीक है, रिटायरमेंट से पहले या पब्लिक नोटिस देने से पहले, टेक्निकली रिटायरमेंट का मतलब ही पब्लिक नोटिस है. पब्लिक नोटिस नहीं दिया मतलब आप पब्लिक की नज़र में रिटायर नहीं हुए हैं. तो पब्लिक नोटिस देने से पहले अगर कोई भी एक्ट अगर फर्म ने किया है और वो एक्ट ऑफ फर्म है, यानी किसी भी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर कोई भी एक्ट किया है, मतलब एक्ट ऑफ फर्म है, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है, और उससे अगर कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है तो रिटायरिंग पार्टनर इक्वली लायबल होगा. यही तो कह रहे इक्वली लायबल होगा. लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी उसको बख्श देती है, माफ कर देती है, सेटलमेंट कर लेती है कि नहीं भैया अब आपको लायबल नहीं करेंगे, हम बाकी नई फर्म को लायबल करेंगे, तो बात अलग है. Provided that retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner. ABC 3 पार्टनर है, किसी मिस्टर एक्स ने इनको गुड्स सेल किया, उसको पता ही नहीं कि सी इज वन ऑफ द पार्टनर, यानी उसने सी के विश्वास पर गुड्स बेचा नहीं है, और फिर सी रिटायर हो गया, ए और बी दो ही बचे, और मिस्टर एक्स ए बी को ही जानता था, उसको लगता था ए और बी दो ही पार्टनर, सी का पता ही नहीं था. अब सी का पता नहीं है, क्लियर करना, सी रिटायर नहीं हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ए बी सी तीनों. भले वो सी को एज ए पार्टनर जानता था कि नहीं जानता था, पर पार्टनर तो है, तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? तीनों की. लेकिन मान लो सी रिटायर हो गया, उसके बाद पेमेंट की ड्यू डेट आई, पेमेंट की लायबिलिटी अराइज हुई, तो मिस्टर एक्स किससे पेमेंट ले सकता है? ए और बी से. क्यों? क्योंकि उसने सी के विश्वास पर ट्रांजेक्शन किया नहीं था और सी अब पार्टनर है भी नहीं. यानी मिस्टर एक्स को पहले पता नहीं था कि सी इज पार्टनर, तो सी को पार्टनर मान के चल नहीं रहा था, और सी अब एक्चुअली पार्टनर है भी नहीं, उसका मतलब सी की लायबिलिटी नहीं बनती. यहाँ बहुत लॉजिकली समझने की जरूरत है. जो पार्टनर है ट्रांजैक्शन के समय वो लायबल है, रिटायरमेंट के बाद थर्ड पार्टी सेटलमेंट कर ले तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है. थर्ड पार्टी बोलते हैं हम पुरानी फर्म को डिस्चार्ज करते हैं, नई फर्म को लायबल करते हैं, तो भी उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है. और जब ट्रांजैक्शन हुआ था उस समय उस थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि ही इज पार्टनर. After retirement, he will not be held responsible for that transactions. यानी एक रिटायरिंग पार्टनर दो केस में अपने पुराने ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाली लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. दो केस कौन कौन से? पहला केस जो थर्ड पार्टी है उसके साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया, डील हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा, और थर्ड पार्टी ने भी मान लिया. दूसरा केस जब थर्ड पार्टी ने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन किया था उस समय उसे पता नहीं था कि ही वाज वन ऑफ द पार्टनर एंड नाउ ही हैव रिटायर भी हो गया. दोनों एक्सेप्शन है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए पार्टनर ट्रांजैक्शन हुए और उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी लायबिलिटी नहीं बन रही है. ये इसके दो एक्सेप्शन है टेक्निकली. नोटिस अंडर सेक्शन 3 में बी गिवन बाय द रिटायर पार्टनर और एनी ऑफ द, ठीक है, बोला रिटायर पार्टनर भी नोटिस दे सकता है, जो ऊपर नोटिस की बात करें ना पब्लिक नोटिस की, या जो नई फर्म हुई है रिकॉन्स्टिट्यूटेड उनका भी कोई एक पार्टनर चाहे तो दे सकता है. यानी ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी भी दे सकता है, ए या बी दोनों में से कोई एक भी दे सकता है. चलिए एक ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, देख लेते हैं. विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद. देखिए क्या लिखा हुआ है. द सुप्रीम कोर्ट इन विष्णु चंद्रा एंड चंद्रिका प्रसाद हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन इफ एनी पार्टनर वांट्स टू disassociate from the partnership business in a clause of partnership deed which was being construed comprehend a situation where a partner wants to retire from the partnership. यानी अगर उसमें लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर अपने मतलब डीड में लिखा है कोई पार्टनर अगर डिसएसोशिएट होना चाहता है फर्म से, अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी है तो इसका मतलब है रिटायरमेंट. डिसएसोशिएट होना मतलब रिटायरमेंट. The expression clearly indicate that in the event of retirement the partnership business will not come to an end. यानी एक पार्टनर के रिटायरमेंट से पार्टनरशिप बिजनेस खत्म नहीं होगा, सिर्फ वो डिसएसोशिएट होगा, मतलब एक पार्टनर चला जाएगा और बाकी पार्टनर उसी फर्म को कंटिन्यू करेंगे, या फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा. जनरली पार्टनर के रिटायरमेंट पर फर्म एक बार क्या होती है, डिसॉल्व होकर नई फर्म क्रिएट होती है. लेकिन अगर एग्रीमेंट है
कि फर्म डिसॉल्व नहीं होगी तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी और रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा दे देंगे और बाकी फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी। देखिए, mere retirement of a partner who has a tenant of the premises in which the partnership business was carried out would not result in assignment of the tenancy right in favor of the remaining partners even though the returning partner ceases to have any right title interest in the business। ठीक है, ABC 3 पार्टनर है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब इतना बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड में समझ में आनी चाहिए यार। ABC 3 पार्टनर है, उन्होंने कोई जगह रेंट पे ली अपने बिजनेस के लिए, अब फर्म के नाम पे रेंट पे नहीं ले रखी, ए ने पर्सनल नाम पे रेंट पे ले रखी और फर्म में यूज कर रहे हैं। अगर ए अब पार्टनर नहीं है तो जगह किसके नाम पे रेंट पे रहेगी? ए के नाम पे। ए ने पर्सनल ले रखी, उस बंदे ने तो ए को दी थी ना रेंट पर, अब ए उसको फर्म में यूज कर रहा, दैट इज हिज चॉइस। लेकिन अगर ए पार्टनर नहीं रहता तो जगह किसके नाम पर है? ए के नाम पर है, फर्म के नाम पर नहीं। क्लियर करना। और ए अगर उसको चाहे तो अपने रेंट का पे करता रहे और जगह खुद के नाम पर रखे, यानी वो लैंडलॉर्ड तो ए से ही पैसा लेगा साहब, और ए कहता नहीं साहब मैं तो कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो लैंडलॉर्ड को बोल दो मैं छोड़ना चाहता हूं। अब लैंडलॉर्ड की मर्जी है कि बाकी जो पार्टनर्स उनको देता है कि नहीं देता। यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जगह को अगर कंटिन्यू करता है तो उसके पर्सनल नाम पे कंटिन्यू होगी, पर्सनल लायबिलिटी बनेगी। अगर वो जगह छोड़ता है तो उसकी मर्जी है, फर्म फिर देखिए फर्म को जगह मिलती है कि नहीं मिलती, वो फर्म जाने, लैंडलॉर्ड जाने, बिल्कुल एक नया एग्रीमेंट होगा, एक नया ट्रांजेक्शन होगा। चलिए, इसके बाद 2 पॉइंट्स और है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्सपल्शन और एक है इंसॉल्वेंसी। दोनों काफ़ी टेक्निकल है, डिफिकल्ट है, उनको अपन आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। दोनों में बेसिक बात एक समझ में आ गई थी कि जब एक बंदा पार्टनर है उस समय के ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी अगर लायबिलिटी राइज होती है तो रिस्पॉन्सिबल होगा। रिटायरमेंट के केस में जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता तब तक उसको पार्टनर ही माना जाएगा। और रिटायरमेंट के केस में 2 एक्सेप्शन है, जब उसके पुराने ट्रांजैक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर थर्ड पार्टी से उसका एग्रीमेंट हो जाए, या जिस थर्ड पार्टी ने ट्रांजैक्शन किया था वो जानती ही नहीं थी कि बंदा कोई पार्टनर है और वो बंदा रिटायर भी हो चुका है, यानी पहले जानती नहीं थी और रिटायर हो चुका है, क्या हो जाएगा? अपनी लायबिलिटी से बच जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपल्शन की बात करते हैं और इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।